तो √5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। ये NCERT मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि इसको प्रूव किस तरह से करना है। तो √5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। तो इसको कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन में क्या होता है कि इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको ये एज्यूम करेंगे, ये मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। इसलिए हमने लिखा लेट अस एज्यूम √5 इज अ रेशनल। ये रेशनल हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर ये रेशनल है तो रेशनल के कंडीशन को फुलफिल करेगा, मीन्स √5 इक्वल P/Q, मीन्स इसको P/Q के फॉर्म में लिखा, और जो P और Q पे कंडीशन था वो यहाँ पे लिखा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और P और Q पे क्या होता है, इंटीजर होता है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल का कंडीशन था। अगर ये रेशनल है तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब सपोज P और Q में कोई कॉमन फैक्टर है। कैसे, ये देखिए, हमने लिखा कि P और Q इंटीजर हो सकते हैं। तो सपोज P है 4 और Q है 10, तो ये दोनों इंटीजर है, लेकिन इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर 2 है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 था, इसलिए 2 से 4 भी डिविजिबल हो गया और 10 भी डिवाइड हो गया। तो ये हो गया अब 2/5। अब 2/5, अब ये इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए, इफ़ देयर इज कॉमन फैक्टर इन A एंड B, सॉरी इसको P एंड Q लिखिए, P एंड Q। ये जो हमने P और Q लिया है, P/Q, अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है, मीन्स ये अगर कैंसिल होने वाला है किसी नंबर से, तो उसको हमने क्या करा, उस नंबर से कैंसिल कर दिया, जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दिया। तो P/Q है, अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वो उस फैक्टर से, उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसको हमने सपोज A बार में और Q B बार में डिवाइड हो गया। तो ये हो गया अब A/B। अब जो A/B है, ये √5 इक्वल A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब चूंकि A और B में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर था हमने उसको क्या करा, कैंसिल कर दिया। तो अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जब किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर में उसमें अगर कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं कि वो दोनों नंबर को प्राइम है। इसलिए हमने लिखा, चूंकि A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए लिखा वेयर A एंड B आर को प्राइम, मीन्स इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो को प्राइम को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। अभी जो हमने लिखा था 10/4/10, तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये बन गया अब 2/5। तो 2/5 में अब कोई भी कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के नहीं है, तो ये 2 और 5 हो गया को प्राइम नंबर। लेकिन अगर हमने 4 और 10 को बोला को प्राइम, तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 और 10 में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा 4 और 10, बट 2 और 5 को प्राइम होगा। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करके A/B आया। अब A और B क्या है, को प्राइम। आई होप कि को प्राइम समझ में आ गया होगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा है, यही स्टेटमेंट ये प्रूव करने में सबसे मेन रोल प्ले करता है। तो ये स्टेटमेंट को याद रखना है। अब आगे आ जाइए। अब अगर √5 इक्वल A/B ये लिख दिया, और ये दोनों को प्राइम है A एंड B। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये वाली जो इक्वेशन है √5 इक्वल A/B, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि इस रूट को रिमूव करना है, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट रिमूव हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर करा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो A²/B² इक्वल 5। अब 5 इक्वल A²/B²। अब ये √5 का स्क्वायर 5 यहाँ आ गया, और A²/B² ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या करना है, 5 के अपॉन में 1 है, तो ये A² 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा A² और B² और 5,
तो ये हो जाएगा 5b²। सपोज इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करा। अब आगे आ जाइए, अब देखिए a² इक्वल 5b²। इसको साफ कर देते हैं, नहीं तो लगेगा कि ये इसी का है। अब देखिए a² इक्वल 5b²। अब इसको समझिए, इसको ऐसे समझिए कि a² के फैक्टर में 5 आ रहा है। अब जब किसी नंबर के फैक्टर में 5 आए या कोई भी दूसरा नंबर आए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर फैक्टर में आ रहा है उस नंबर से ये डिविजिबल होगा। मतलब अगर a² के फैक्टर में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा a²। तो इसी चीज़ को हमने लिखा है सिंस a² इज डिविजिबल बाय 5। अब एक चीज़ याद रखना है, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर a² 5 से डिविजिबल है, क्लियर, तो a जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज 10² है, ये अगर 2 से डिविजिबल है तो ये 100/2, ये हो जाएगा 50, डिविजिबल है, क्लियर। तो अब स्क्वायर को अगर भूल जाएं तो ये हो जाएगा 10। जिस तरह से यहाँ पर लिखा कि a² अगर डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा, तो ये हो गया 10। अब देखिए ये भी क्या होगा, डिविजिबल है, 2 5 जा 10। तो अगर कोई नंबर जैसे a² अगर डिविजिबल है 5 से, मीन्स a भी डिविजिबल होगा 5 से। इसको यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, बस आपको याद रखना है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है a² इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर कर लीजिए, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये किस तरह से होगा यहाँ पे हमने आपको समझा दिया। अब अगर a जो है वो 5 से अगर डिविजिबल है, मीन्स a को 5 के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, अगर a डिविजिबल है 5 से तो a इक्वल 5, और ये हमने लिखा m क्यों लिखा, एक चीज़ मालूम है कि a के फैक्टर में 5 आ रहा है, मतलब 5 से a डिविजिबल है, लेकिन कितने बार में डिविजिबल है ये नहीं मालूम, तो इसलिए हमने यहाँ पे m रख दिया। m कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन सेकेंड ले लिया। अब इस सेकेंड इक्वेशन में जो a की वैल्यू है इसको पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि यहाँ ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो इसी चीज़ को अब लिखा हमने कि पुटिंग a इक्वल 5m इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इसमें a की वैल्यू a इक्वल 5m पुट करना है। तो a² इक्वल 5b², ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें a की वैल्यू 5m पुट करा तो 5m² इक्वल 5b²। अब इसमें देखिए 2 बार था, 2 बार लिख दिया, m² इक्वल 5b² एज इट इज़, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये अब कितना बचा, 5m² इक्वल b²। इसको इस साइड करा और इसको उस साइड, तो ये हो गया b² इक्वल 5m²। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है कि a² इक्वल 5b² का मतलब ये था कि a² के टेबल ये a² इज डिविजिबल बाय 5, और फिर अगर a² डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल होगा, ये लिखा था। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से सोचना है, b² इक्वल 5m² है, इसका मतलब b² इज डिविजिबल बाय 5। इसी चीज़ को लिखा है सिंस b² इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब b अगर 5 से डिविजिबल है, मीन्स b को 5 के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने लिखा b इक्वल 5n। अब कितनी टाइम्स में ये 5 के फैक्टर कितनी टाइम्स लिखेंगे ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पे n लगा दिया, n इंटीजर होगा, ओके। ये इक्वेशन थर्ड ले लेना है। अब यहाँ पे आ जाइए इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखिए, यहीं से मेन रिजल्ट आएगा, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इसी चीज़ को हमने आगे लिखा है कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड a इक्वल 5m था और ये b इक्वल 5n है। अब देखिए इन दोनों में क्या है कि 5 एज अ कॉमन फैक्टर है, a और b में 5 एज अ कॉमन फैक्टर है। तो अब यहीं पे यहाँ से अब डायरेक्ट यहाँ आ जाना है ऊपर, ये जहाँ पे हमने लिखा था को प्राइम, ये वाली वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब हमने इससे पहले ये लिखा था a एंड b आर को प्राइम, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि a और b को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि उन दोनों में एक को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो।
लेकिन यहाँ पर ए और बी में 5 कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि ए और बी को प्राइम नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा था कि ए और बी को प्राइम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है इस चीज़ को लेके, यहाँ पे कि ए और बी को प्राइम है, इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये वाली स्टेटमेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ पे क्या है कि 5 कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगा ना, तो इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन। तो इसी चीज़ को अब हमने नीचे लिखा है 5 इज एज द कॉमन फैक्टर इन ए एंड बी। क्लियर है, 5 कॉमन फैक्टर है ए और बी में। दिस कॉन्ट्राडिक्स, ये कंट्राडिक्शन पैदा करता है द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी को प्राइम है, इसको तो ये विरोध कर रहा है ना, इसको ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है इस वाले स्टेटमेंट को, ये वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखना है कि अगर कंट्राडिक्शन अगर पैदा हो रहा है कि इस चीज़ को लेके, तो इसका मतलब हमने कहीं पे कुछ रोंग लिया है, मीन्स कुछ ना कुछ गलत करा है। तो अब नीचे देखिए, फैक्ट दैट दी ए एंड बी आर को प्राइम। अब देखिए नीचे, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ एराइजन। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है, एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। अब ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हुआ इस चीज़ को लेके, तो ये कंट्राडिक्शन आया क्यों, किस लिए ये कंट्राडिक्शन बना। तो आंसर है ये एजम्पशन को लेकर, जो हमने एज्यूम करा था वो एज्यूम रोंग करा था, इसलिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा हुआ। अगर हमने एज्यूम जो करा वो अगर राइट करता, सही होता, तो ये कंट्राडिक्शन पैदा होने का सवाल ही नहीं होता यहाँ पे। इसलिए अब ये सोचना है कि ये जो कंट्राडिक्शन आया है ये किस कारण से आया है, क्योंकि हमने रोंग, यहाँ पे रोंग एजम्पशन कर लिया था, जो हमने मान लिया था वही क्या करा था, इनकरेक्ट एजम्पशन, इनकरेक्ट, वो गलत हमने मान लिया था, एज्यूम कर लिया था, इसलिए ये कंट्राडिक्शन यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो अगर ये हमने गलत मान लिया, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा था ये इसका मतलब रोंग था। तो इसी चीज़ को लिखा है कि एजम्पशन दैट रूट 5 इज अ रेशनल, इसी एजम्पशन के कारण हमारा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे पैदा हो रहा है, इसलिए इसका मतलब ये एजम्पशन जो है वो रोंग है। तो राइट एजम्पशन क्या होगा, तो ये एजम्पशन अगर रोंग है मीन्स रूट 5 इसका मतलब एक रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर होता तो ये कंट्राडिक्शन पैदा नहीं करता, मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है। अब कोई भी रियल नंबर, अब अगर कोई भी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है, मीन्स वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसलिए लास्ट में हमने क्या लिखा, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल, मीन्स ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। चूँकि रेशनल अगर है तो रेशनल को कंडीशन फुलफिल करता और फिर आगे बढ़ने से हमें कॉन्ट्राडिक्शन पैदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, इसलिए रूट 5 रेशनल नहीं है। अब अगर रेशनल नहीं है तो वो रियल नंबर क्या होगा, इरेशनल, इसलिए लिखा वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। और ये इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब अगर आपको प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है तो बिल्कुल इसी स्टेप्स को फॉलो करना है, या फिर रूट 3 तो उसको भी इसी स्टेप से फॉलो करना है, या फिर रूट 7 को अगर प्रूव करना है कि वो इरेशनल है तो इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर जितने भी रूट के अंदर अगर कोई नंबर है, अगर वो कंप्लीट बाहर नहीं हो रहा है, जैसे रूट 3 ये रूट से कंप्लीट बाहर नहीं होगा, रूट 5, रूट 7, तो इस तरह का जो नंबर होगा वो इरेशनल है, उसको बिल्कुल इसी स्टेप से फॉलो करते हुए इसको प्रूव करना है। ये NCERT मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन है। 3 + 2 रूट 5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करने में जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट एज्यूम कर लेंगे। तो हमें इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हमने क्या लिखा है, लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, रेशनल एज्यूम कर लेंगे। अब ये अगर रेशनल है तो रेशनल के कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसी को यहाँ पे लिखा है हमने 3 + 2 रूट 5 = P/Q, डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये रेशनल है।
और वेयर पी एंड क्यू, इस पे कंडीशन होगा आर इंटीजर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल का कंडीशन था, इसको लिखा। अब एडिशनल एक चीज एज्यूम करना है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये एज्यूम कर लेना है। अब को प्राइम हमने इससे पहले भी बताया था, एक बार और देख लीजिए। पी एंड क्यू हमने बोला को प्राइम होगा, को प्राइम का मतलब उन दोनों के फैक्टर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। मतलब सपोज हमने एक 9 और एक 10 को लिया, तो 9 का फैक्टर 3 3 जा 9 और ये 2 5 जा 10। अब इन दोनों के फैक्टर में देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों के फैक्टर में कॉमन हो, इसलिए 9 एंड 10 ये दोनों को प्राइम है। इसी तरह का कुछ नंबर पी एंड क्यू होगा जिसमें कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई दूसरा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी से अब आगे बढ़ते हैं। 3 + 2√5 इक्वल पी अपॉन क्यू, ये लिखा। अब 3 को इक्वलिटी के दूसरे साइड भेजा तो ये हो गया √5 इक्वल पी अपॉन क्यू माइनस 3। अब यहाँ से इसका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करा तो क्यू और 1 का एलसीएम लिया, क्यू से क्यू को डिवाइड करा, आ गया 1 को p से मल्टीप्लाई p और ये फिर माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q, इसी को यहाँ पे लिखा। फिर अगले स्टेप में क्या करा, 2 को डिवाइड में भेज दिया चूँकि इधर मल्टीप्लाई में था। अब आगे बढ़िए, इसको ध्यान से देखिए, इसी से आगे रिजल्ट आएगा। अब √5 इक्वल p माइनस 3q अपॉन 2q, हमने एक चीज़ मालूम कि p एंड q इंटीजर है। अब इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, तो ये माइनस हो रहा है 2 इंटीजर का, तो ये भी इंटीजर होगा, और डिवाइड में चूँकि इंटीजर ही है q तो ये भी इंटीजर। अब एक चीज़ और मालूम कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, और जो डिवाइड में इंटीजर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर है भी नहीं 0 के बराबर। इसका मतलब p अपॉन 3q माइनस 2q ये रेशनल नंबर है। अब ये अगर रेशनल होगा तो ये भी रेशनल नंबर होगा। इसी चीज़ को आगे लिखा है, p एंड q आर इंटीजर्स देयरफॉर p माइनस 3q अपॉन 2q इज रेशनल, एंड अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल, एंड सो √5 इज रेशनल। अब हमने इस इक्वेशन से हमें ये मिला कि √5 रेशनल है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, लेकिन फैक्ट क्या है, रियलिटी तो ये है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसी चीज़ को आगे लिखा है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है, इसको तो कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, ये तो फैक्ट है, रियलिटी है, वास्तविकता है कि √5 इरेशनल नंबर है। लेकिन इस इक्वेशन से जो रिजल्ट आया कि √5 रेशनल है, ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब आपको ये सोचना है कि ये कंट्राडिक्शन जो एराइज हुआ है, पैदा हुआ है, ये क्यों हुआ है। तो ये एज्यूम जो करा था हमने वो अपोजिट एज्यूम करा था, इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है। इसलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे, इसका मतलब ये जो एज्यूम करा था ये करेक्ट हमने एज्यूम नहीं करा था, इसलिए ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है। अब इसी चीज़ को आगे लिखे हैं कि दिस कंट्राडिक्शन हैज़ एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन था, इसलिए ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है। अदरवाइज ये कंट्राडिक्शन अगर ये एज्यूम करता, ये अगर सही होता, ये अगर राइट होता, तो ये कंट्राडिक्शन पैदा नहीं होता। इसलिए वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब बताइए कि ये अगर रेशनल है, ये इनकरेक्ट है, तो ये तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल। तो एक चीज़ मालूम कि ये रेशनल नहीं है, अगर ये लिखा ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब बाकी के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं इसी में, जो कि बिल्कुल इसी स्टेप से हमें बनाना है। चलिए अब उसको देखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों को बिल्कुल इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाना है। अब देखिए इसमें कैसे करना है, जिसमें पहले थर्ड को देख लेते हैं। ये है 6 + 2√2, तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाना है। अब देखिए जहाँ जहाँ हमने बॉक्स बनाया है उस बॉक्स की जगह पे इस क्वेश्चन को यूज करना है और उसी को यूज करके आगे
सोल्व करना है। देखिए किस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन है 6 + 2√5। देखिए टोटल कितने बॉक्स हमने यूज करा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, मतलब जो भी हमने बॉक्स यूज करा था उसी को हम रिमूव करके इस क्वेश्चन वाला यूज करेंगे और ये फिर प्रूव हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये 6 + √2, तो इसे हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो इसको हमने मान लेना है कि ये रेशनल है। तो 6 + √2 यहाँ पर लिखेंगे, 6 + √2 ये हो गया। अब आगे यहाँ पे भी चेंज करना है, 6 + √2, तो 6 + √2, फिर यहाँ पे भी चेंज करेंगे कि 6 + √2, 6 + √2 P/Q। अब यहाँ पर देखिए 6 को उस साइड भेजेंगे तो 6 माइनस हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर क्या करना है, इस पूरे को साफ कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 = P - P/Q और -6। तो अब फिर यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट यहाँ, और फिर ये देखिए P और Q इंटीजर है, इसलिए P/Q -6 रेशनल नंबर होगा, इसलिए अब यहाँ पर इस बॉक्स में लिखेंगे P/Q और ये -6, ये रेशनल है। अब ये √2 है, ये भी ये रेशनल है, इसलिए √2 भी रेशनल होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चेंज करना है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या है, 6 + √2 इज इरेशनल। तो बिल्कुल उसी तरह से क्या करना है, उस क्वेश्चन में यूज करना है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी पैटर्न पे यूज करके बना लेना है और ये तैयार हो गया बिल्कुल। लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल और इसको P/Q के फॉर्म में लिखा। फिर 6 + √2 इसको जरा सा सोल्व कर देंगे तो ये √2 = P/Q -6, P and Q आर इंटीजर, देयरफॉर P/Q -6 इज इंटीजर, ये रेशनल एंड √2 इज रेशनल ऑल्सो, बिकॉज ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज इरेशनल। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, चलिए फटाफट से उसको भी कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से करना है, तो इसको जहां जहां पे रिमूव करना है, तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है 7√5, 7√5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7√5, 7 ये उससे भी इजी है 7√5। अब यहाँ पे भी हट, इस यहाँ पे भी आएगा 7√5 और ये भी 7√5 और यहाँ एक ही स्टेप करना है, √5 को इस साइड रखना है और फिर ये हो जाएगा P/ और ये डिवाइड में आ जाएगा 7Q। अब देखिए तो ये पूरा रेशनल होगा तो इसको भी रेशनल लिखेंगे, P/7Q इज रेशनल एंड देयरफॉर √5 भी रेशनल होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इरेशनल है ना। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, देयरफॉर अब बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन वाला लिख देना है 7 + 7√5। ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट अब चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट से उसको भी कर लेते हैं। ये है 1/√2, 1/√2। तो चलिए इसको करते हैं 1/√2, तो यहाँ भी लिखेंगे 1/√2, यहाँ भी आएगा 1/√2, 1/√2। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q = √2 और ये P
हो गया। अब थोड़ा सा और भी सोल्व यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं और थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं आगे। क्यू, इस पी को इधर ले आइए, क्यू अपॉन पी इक्वल रूट 2। अब देखिए पी और क्यू इंटीजर है, इसलिए क्यू अपॉन पी भी ये रेशनल होगा, ये रेशनल तो ये भी रेशनल, तो इसी चीज़ को आप लिखेंगे क्यू अपॉन पी इज रेशनल एंड देयरफॉर √2 is also rational, but this contradicts the fact that √2 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. We conclude that किसको प्रूव करना था, 1/√2, ये इरेशनल प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस तरह का क्वेश्चन को करना है। आपको बस इसका पैटर्न याद रखना है कि किस पैटर्न से इसको बनाना है। यहाँ पे चेंज होगा, फिर यहाँ पे, और फिर ये नीचे का सॉल्यूशन चेंज होगा, फिर यहाँ पर और यहाँ और ये लास्ट ये वाला, इन्हीं सारे जगह पर चेंजेस करना है और ये इस तरह से प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा।